अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, और किसी जगह से अच्छी खबरें आए ना आए, कम अज़ कम एक बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया, वो ये कि क्रिकेट के मैदान से पाकिस्तान के लिए माशाल्लाह से बड़ी अच्छी खबरें आई हैं और पाकिस्तान अपने ग्रुप में इस वक्त टॉप पोजीशन पर है। सेमीफाइनल के लिए वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है। तो अब जो सूरत हाल बनी है पॉइंट्स टेबल पर, उसके मुताबिक यही नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो ऑस्ट्रेलिया से होगा सेमीफाइनल में, जो कि अपने पूल में नंबर 2 पोजीशन पर है। पाकिस्तान ने इस पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ना सिर्फ ये कि सेमीफाइनल जीतेगा, फाइनल तक पहुंचेगा, बल्कि इंशाल्लाह ये ट्रॉफी भी अपने नाम करेगा। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इसी तरह कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। जाहिर है कि अगले जो मुकाबले हैं, सेमीफाइनल हो या फाइनल हो, ये तो फिर डू एंड डाई वाली सिचुएशन होती है और इसके लिए कहीं पे भी पाकिस्तानी टीम को अपना फोकस जो है उसको बिल्कुल भी डी फोकस नहीं होने देना और कोशिश यही करनी है कि जो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और एक पाकिस्तान की टीम जिस वक़ार के साथ खेल रही है उसको वो कंटिन्यू रखें। और हाँ, बाकी कौम की दुआएं यकीनी तौर पर पूरी पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। वेल प्लेड ग्रीन शर्ट्स। लेकिन आगे सेमीफाइनल क्या हिकमत हमली होनी चाहिए, इसके हवाले से गुफ्तगू करना बड़ा ज़रूरी है। आज सबसे पहले इसी बारे में गुफ्तगू करेंगे और पहले मैं हिलाली साहब की तरफ जाऊँगी। हिलाली साहब, पाकिस्तान ने ज़बरदस्त थ्रू आउट द टूर्नामेंट परफॉर्म किया है, मतलब दिल खुश हुआ हुआ है पूरी कौम का। और जिस दिन पाकिस्तान का मैच होता है उस दिन तो मुझे लगता है सारी कौम भूल जाती है कि कोई महंगाई का मसला है या कोई और मसला भी है, इतने हम लोग क्रिकेट की वजह से खुश होते हैं। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, पाकिस्तान को सेमीफाइनल में खेलना तो है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छी टीम है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जिस पे पाकिस्तान को भी फोकस करने की ज़रूरत है? बिल्कुल सही कहा आपने। बड़ी खुशी होती है और बहुत कम चीज़ें हैं जिसमें हमें ज़्यादा खुशी होती है जो क्रिकेट में आजकल हो रहा है। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। हमारा सक्सेस जो है, कामयाबी जो है, मैं कहता हूँ वो इसलिए है कि हमारा जो मोटो है ना, यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन। अब मैं फेथ का तो आपने देख लिया, पिच पे नमाज पढ़ा जा रहा था, बड़ी अच्छी बात है, इतना फेथ है इनमें। और यूनिटी और डिसिप्लिन जो है वो भी है, इसलिए कि आप थोड़ा देखें हमारी टीम को, वो निकलते हैं खेलने साथ साथ, वो वापस जाते हैं फील्ड में साथ साथ, और हर कैच जो होता है, जो हर एक गुड स्टॉप जो होता है, सब भाग के आके कंग्रेचुलेट करते हैं। ये बताता है कॉमरेडशिप, ये बताता है उनका जोश और वलवला, और उनके चेहरे से भी ये महसूस होता है। तो आई थिंक ज़बरदस्त। आपने पूछा ऑस्ट्रेलिया के बारे में, मैं कहूँगा कि ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम है इसकी स्ट्रेंथ जो है उस बॉलिंग में है। मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं उनके पास। अब ये 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं और बैटिंग भी बुरा नहीं है, वो इन गुड है, इट्स गॉट अ लॉन्ग टेल जैसे कहते हैं। अब ये क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, बस एक ही चीज़ है कि अगर जल्दी से हम विकेट्स कुछ ले सकें तो फिर इनकी बुरी हाल होगी। इसलिए कि अर्ली विकेट्स और वो बैटिंग को बड़ा उनका असर होता है मोराल पे, और ये मेरे ख्याल में स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और 2-3 चीज़ें मैं जल्दी से आपको बता दूं। नंबर 1, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखिए जब ये ड्रिंक्स लाते हैं ना, पानी वानी जो पीते हैं, ब्रेक्स होते हैं, अमूमन ये होता है पाकिस्तान की टीम्स में कि उधर इंस्ट्रक्शंस जाते हैं। वो जो ले जाता है ड्रिंक्स वाला, वो कहता है कोच कह रहा है ये करो, कोच कह रहा है वो करो, कोच हो रही होती है। जो कप्तान है, हाँ, वो थोड़ा सा हिल जाता है बेचारा। मैं ये देख रहा हूं कि इधर इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी है समीना, कि हफीज है और शोएब है, और ये दे हैव 3 कैप्टन्स। तो बड़ा अच्छा उसको एडवाइस मिलता है बाबर को इन दोनों से, और कोई कोचिंग नहीं हो रहा है, वो कुछ वकार तरी चीजें नहीं हो रही। तो दैट्स अ वेरी गुड साइन। वेरी राइट। अच्छा, आपने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं जो मेरे आगे क्वेश्चंस भी थे और इनको हम जरा डिटेल में भी डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं पहले एक कमेंट इमरान साहब से भी जरूर लूंगी। इमरान साहब, आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की टीम की स्ट्रेंथ है क्या? इतना जबरदस्त यही लड़के थे जो पिछले 1-2 सालों से खेलते नजर आ रहे थे, लेकिन जो इस वक्त
नज़र आ रहा है हमें, इतनी डिसिप्लिन्ड टीम और जिस तरह से एक टीम वर्क नज़र आ रहा है, जैसे हिलाली साहब ने बहुत अच्छा एनालाइज किया कि इस वक्त फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन हमें नज़र आ रहा है, तो आपको क्या स्ट्रेंथ नज़र आ रही पाकिस्तान टीम की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, इस वक्त पाकिस्तानी टीम की मुझे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आ रही है वो है इनकी यूनिटी और वो है इनका टीम वर्क, और उसकी बुनियादी वजह इंडिया है। अच्छा, हाँ जी। आपने क्रेडिट इंडिया को दे नहीं, उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्रेडिट नहीं इंडिया को दे रहा, मैं ये इंडिया को डिसक्रेडिट कर रहा हूँ कि इंडिया ने पाकिस्तानी लड़कों में वो जोश बढ़ने में जो शायद कोच और पीसीबी मिल के भी वो जोश ना बढ़ सकते, जो इंडिया ने अपनी हरकतों से इन लड़कों में भर दिया। ना इंडिया स्ट्रेटजी अपनी करता, ना बिग 3 मुल्कों के साथ मिल के पाकिस्तान में क्रिकेट को तबाह करने की कोशिश करता, ना न्यूजीलैंड का दौरा जो है उसके लिए ऐसे हालात पैदा किए जाते कि न्यूजीलैंड का दौरा यहाँ से ख़त्म होता, ना इंग्लैंड अपना दौरा मंसूख करता। तो इंडिया ने अपनी तरफ से जो साजिशें की, उसने तो ये सोचा कि इन साजिशों के जरिए से वो पाकिस्तान में क्रिकेट को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन पाकिस्तानी कौम जो है वो उसमें क्रिकेट का जुनून है, इन्हें बुखार चढ़ जाता है क्रिकेट का। तो उसी तरह से जो लड़के हैं टीम में, उन्होंने इसको पॉजिटिव ले लिया, उन्होंने कहा अच्छा इंडिया ने ये किया। और देखिए अल्लाह ताला का निज़ाम देखें, आप किसी के लिए गड़ा खोदते हैं तो खुद उसमें गिरते हैं। आज इंडिया आउट हो गया वैसे ही, अब पाकिस्तान सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा, न्यूजीलैंड इंग्लैंड के साथ खेलेगा, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा के जब फाइनल में पहुंचेगा तो उसका मुकाबला इंग्लैंड से होगा, और फिर हम इंशाल्लाह इंग्लैंड की टीम से भी बदला लेंगे। वो एक बदला जो रह गया वो इंशाल्लाह आगे लेंगे। चलें जी। और ये टीम वर्क जो है ये आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है। ठीक है, इस वक्त तालिया रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी ज़रा मैं उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लूँगी कि क्या वो समझ रही हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से और आगे की स्ट्रेटजी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका आलिया, आपने हमें ज्वाइन किया आज शो पर। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि क्या आपको नज़र आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ अब हमारा इंशाल्लाह मैच होने जा रहा है, तो स्ट्रेटजी अभी तक बड़े एग्रेसिव और बड़े ही कैलकुलेटेड नज़र आए हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान टीम की बात है, उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी? उनकी यही स्ट्रेटजी होगी जिससे वो चल रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि बाबर और रिजवान जो हैं वो इब्तदाई तौर पे खेलते हैं, पावर प्ले में हम उतने मैक्सिमम रन नहीं बना पा रहे, मगर उसके बावजूद लेटर ऑन हम उसको कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को जरूर देखना होगा कि रिजवान जैसे आज आउट हुए, जिस तरह बाबर और रिजवान में से अगर कोई एक जल्दी आउट हो जाता है तो हमारी टीम पे थोड़ा सा प्रेशर आता है, रन जो है वो थोड़े रुक जाते हैं। और लेकिन आज ये अच्छा हुआ, फखर अगरचे प्रेशर में थे और जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद हफीज जिस तरह खेले और उसके बाद 18 बॉल्स पे जिस तरह 50 करके एक रैकेट बनाया T20 में शोएब मलिक ने, तो वो बहुत ही शानदार शो था मेरा ख्याल है। और हम उम्मीद यही हमें करनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्कॉटलैंड नहीं होगी, नामीबिया नहीं होगी, ऑस्ट्रेलिया है, उसके खिलाफ हमें बिल्कुल उसी तरह ही खेलना है, उसी जज्बे और उसी तैयारी के साथ जो हमने इंडिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान कामयाब होगा और हम एक बहुत अच्छे गेम की उम्मीद करते हैं। अच्छा आलिया, ये बताइएगा कि जिस तरह ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान ने नामीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ जानबूझ के इसलिए टॉस जीत के पहले खेलने का फैसला किया कि ये प्रैक्टिस करना चाहते थे कि अगले 2 मैचों में अगर इनको पहले बारी आ जाए तो ये किस तरह से वो करेंगे। तो आप क्या समझती हैं इससे टीम को कितना फायदा होगा? जी देखें, ये आइडियल चांस था ना कि सेमीफाइनल से पहले अगर आप स्कॉटलैंड के खिलाफ एक प्रैक्टिस मैच के तौर पे आप इसको अगर देखें तो बिल्कुल सही फैसला किया, क्योंकि टॉस तो किसी के हाथ में नहीं है। लकी रहे बाबर कि अभी तक उनके पांचों मैचेस में उन्होंने टॉस जीते हैं। एक मैच में मेरा ख्याल है उन्होंने शायद लूज किया है, लेकिन उसमें हाँ एक मैच में लूज किया शायद। ओके, तो इस लिहाज से ये बहुत जरूरी है कि अगर आपका प्लान ए कामयाब नहीं होता तो प्लान बी पे भी आपका पूरा होमवर्क होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम बहुत सारे हमारे क्रिकेट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बात ये कर रहे हैं कि
क्या किसी नौजवान प्लेयर्स को और ये चांस देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था। मेरा ख्याल है इस वक्त मैनेजमेंट जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है, इसलिए कि अगर अभी आप बीच में प्लेयर्स को डालेंगे और एक माइंडसेट थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो बेहतर है कि जो लोग हैं उनको अपना रोल पता है और उनको मालूम है कि हमने डिलीवर करना है। तो एक तरह से ये भी एक बहुत पॉजिटिव चीज है जो पाकिस्तान टीम जिस पे इस वक्त अमल पैरा है। ठीक, आलिया आप साथ रहिएगा। हिलाली साहब भी कुछ बात करना चाह रहे हैं। हिलाली साहब आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं या कमेंट आपके पास आ गए? मैं आपको बताता हूं, मैं फिक्र करता हूं 2-3 चीजें, एरियाज ऑफ कंसर्न। एक चीज ये है कि बाबर आजम को आप देखें, ये 50 के बाद लगता है ऐसा है कि उसको कि प्यास लगती है या चाय पीना चाहता है, वापस जाता है, माने ही टिकता नहीं है उसके बाद। देखिए एक जब अफगानिस्तान के खिलाफ ये खेल रहा था, आपने देखा जिस किस्म का स्ट्रोक किसने किया, राशिद के आखिरी बॉल पे, और अपना विकेट उसको दिया। माने राशिद द बेस्ट स्पिन बॉलर वो कहते हैं दुनिया में, एक बॉल रह गया है, वो बॉल कर रहा है उसको, और तुम्हें पता है कि उसके बाद ही इज ऑफ, और उसके बाद सब बदीचा ऐसे उनके कोई खास बॉलर्स नहीं है, और आप जाके इस किस्म के झाड़ू देते हैं पिच को आपके बैट के साथ और आप आउट हो जाते हैं। क्यों आपने ये किया? वेरी बैड। इसका देखिए, दिस शोज के ही मस्ट टेक अ बेटर ग्रिप ऑन हिमसेल्फ। दूसरी बात यह है उसकी फील्ड प्लेसिंग, 15 रन उसने दिलाए न्यूजीलैंड को मिले 4 गेंद में। क्यों? मिड विकेट नहीं, स्क्वायर लेग नहीं, एक्स्ट्रा कवर नहीं है। मैं कभी देखा नहीं हूं कि एक गेम में 2020 जो भी टीम हो, मिड विकेट ना हो, स्क्वायर लेग ना हो और एक्स्ट्रा कवर ना हो ही नहीं सकता। ये तो चौके और छक्कों का गेंद है ये, तो कैसे आप खुला सकते? और ठीक है आलिया, आप बाबर आजम की 2 मैच, ठीक, इसमें ये चीजें देखने वाली है। जबरदस्त आपने बात की, मैं आलिया को भी इस पे जरूर शामिल करूंगी कि उनका इस पे क्या ओपिनियन है। आलिया, वैसे बाबर आजम की जो ओवरऑल कैप्टनसी है उसको तो सब एडमायर कर रहे हैं, और ये भी सब एडमायर कर रहे हैं कि उन्होंने जो फैसले किए हैं बाजू का अनयूजुअल किए हैं, लेकिन वो अच्छे उनके लिए साबित हुए हैं। तो आप जो हिलाली साहब के कंसर्न है उनको भी अगर कुछ कहना चाहें, और फिर ओवरऑल जो उनकी कैप्टनसी है उस पर भी कुछ कॉमेंट करें। मेरा ख्याल है हिलाली साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है ये, लेकिन ये गलतियां हो रही हैं और उनसे ही वो सीख रहे हैं। ऑब्वियसली परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता ना, और खास तौर पे कप्तानी का तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। जो राशिद की गेंद के ऊपर आखिरी बॉल पे वो उन्होंने विकेट गंवाई थी, वो शॉट खेला था, वो वाकई बहुत जिसको कहना चाहिए अनएक्सपेक्टेड था। गैर जिम्मेदाराना तो ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि बाबर जैसा प्लेयर जो है, लेकिन ऑब्वियसली वो भी एक जवान लड़का है, इस वक्त प्लेयर है, जोश और गर्मी में बंदा बाज़-औक़ात गलतियां भी कर लेता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। एज ए कैप्टन तो वो बिल्कुल सीखने के उस प्रोसेस में है। एक्चुअली उसको टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है कि हमने जब कप्तान बनाया है और तीनों फॉर्मेट्स का बनाया है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर देखा है, मगर बहुत सारी खामियां नजर आ रही हैं। लेकिन देखिए इस वक्त हम लोग जीत रहे हैं, जब जीतते हैं तो सारी खामियां जो है वो अंडर द कारपेट चली जाती हैं, और अच्छा है इस वक्त कि हम बेहतर चीजों को हाईलाइट करें ताकि हमारी टीम का मोरल जो है वो हाई रहे। आज इंडिया टीम टूर्नामेंट से आउट हो गया है और पाकिस्तान एक वाहिद एशियन टीम है जो है, ये बहुत अजीब बात है कि हम एशियन कंडीशंस में खेल रहे हैं और हम सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो क्वालिफाई करके गई है, तो और वो भी अनबीटन रही है। ये भी बड़ी जबरदस्त बात रही है अभी तक है। बहुत शुक्रिया आपका आलिया, आप हमारे साथ मौजूद रही। लेकिन इमरान, इस पे मैं एक कमेंट ज़रूर आपका एक चीज़ पे लेना चाहूँगी, क्योंकि जब भी पाकिस्तान परफॉर्म करता है और अगर उसमें तनकीद हम कर रहे होते हैं मैनेजमेंट पर, अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी ना हो कि जी हमारी मैनेजमेंट भी इसमें कसूरवार होती है, सिर्फ प्लेयर्स नहीं, तो अगर अब पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप समझते हैं कि जो टीम मैनेजमेंट है, जो चेयरमैन नए आए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं कोई क्रेडिट देना पड़ेगा कि भाई उन लोगों ने टीम को ऐसा सपोर्ट किया है, या जिस तरह से आप खुद इस बात को कह रहे थे कि अननेसेसरी कोई मैसेजिंग और ये चीज़ें नहीं की गई, तो कुछ क्रेडिट टीम मैनेजमेंट को जाएगा? सुमिना, कुछ नहीं, बहुत क्रेडिट जाएगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखिए रमीज़ राजा ने इमरान खान की कप्तानी में क्रिकेट खेला हुआ है। उन्हें वो इमरान खान, उन्हें वो कप्तान याद है जो पूरा बाख्तियार कप्तान होता था। इसलिए रमीज़ राजा जो हैं, शायद उनकी यही सोच है कि वो कप्तान को पूरी तरह से पावरफुल देखना चाहते हैं। आप ये देखें कि ये जो मैसेजिंग बार बार उस तरह से नहीं हो रही, और फिर उन्हें बड़ा ये फ़ायदा है। देखें मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक का,
जब वो उनके साथ वहाँ, जैसे लाली साहब फरमा रहे थे कि वो उनके पास असूलन देखा जाए तो हमारे 3 कप्तान हैं, वो आपस में मशवरा कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ विनिंग कम्बिनेशन जो बन जाए उसमें ज़्यादा इंटरफेयर करना भी नहीं चाहिए। और जहाँ तक फील्डिंग की बात है, बिल्कुल ठीक है, हर चीज़ में ज़रूरत होती है, गुंजाइश होती है बेहतरी की, लेकिन मैं अर्ज़ करूँ आम तौर पे जो फील्डिंग सेट की जाती है वो बॉलर की मर्जी के साथ की जाती है, उससे पूछ के की जाती है कि तुमने कहाँ पे गेंद करना है, उसके अलावा उस लिहाज से फील्डिंग की जाए। तो हो सकता है हिलाली साहब जो बात कर रहे हैं वो उसमें बॉलर ने कहा हो कि मुझे यहाँ पे फील्डर की ज़रूरत है, आप यहाँ ज़रूर फील्डर खड़ा करें, क्योंकि फील्डर तो गिने चुने हैं ना, उतना ही उन्होंने करने हैं। लेकिन फिर भी मैं उसे यह ज़रूर क्रेडिट देना चाहूँगा इस वक्त बाबर आजम को कि बाबर आजम बहुत खूबसूरती के साथ अपने सीनियर्स को भी और बड़ी मोहब्बत के साथ अपने जूनियर्स को भी साथ लेके चल रहे हैं। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान को बाबर आजम की शक्ल में एक ऐसा कप्तान मिल जाए जो एक लंबी जो एक लंबी इनिंग खेल सके, जो इस टीम को इतनी फतुहात दिलाए और एक लंबी इनिंग खेल सके कि जिससे पाकिस्तान का दुनिया भर में क्रिकेट में नाम जैसे इमरान खेलने वाला है, जैसे इमरान खेलने वाला है लंबी इनिंग। अच्छा लो भाई इसके लिए तो अलग मुझे लगता है सेगमेंट रखना पड़ेगा। लेकिन एक कमेंट वैसे मैं करना चाह रही थी कि जो बाबर आजम की बात है वो थोड़े से शायद वो हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो वही बात है कि जब आप 50 रन या कुछ कर लेते हैं तो चूंकि फॉर्मेट ऐसा, हर कोई कोशिश करता है कि वो तेज़ खेले और फिर कुछ ज़्यादा ऐसी बड़ी शॉट्स खेले, तो उसमें रिस्क भी लेते हैं। एनीवेज देखते हैं जी क्या होता है सेमीफाइनल में। पाकिस्तान के लिए बेशुमार ढेर सारी दुआएं हैं, पूरी कौम पाकिस्तानी टीम के पीछे खड़ी है और बस हम यही कहेंगे कि डट जाएं और जानदार तरीके से खेलें, इंशाल्लाह जीत पाकिस्तान की होगी। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं जनाब नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से, जिसमें तरामीम दर तरामीम का सिलसिला जारी है। आखिर क्यों? एक ब्रेक के बाद। अभी एक माह भी नहीं हुआ है नैब ऑर्डिनेंस जारी हुए कि एक और नैब ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है और अब देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रायल एंड एरर सिस्टम चल रहा है कि नहीं हमें तो ये तरामीम नहीं करनी थी, अब वापस इनको इरेज किया जाए और फिर से कोई नई तरामीम, अरे ये भी नहीं करनी थी हमें तो ये, इस तरह का मामला लग रहा है। यानी वो तरामीम जो आपने पिछले ऑर्डिनेंस में की हैं इस ऑर्डिनेंस में आपने उनको हटाकर किसी को वापस बहाल कर दिया, किसी को कुछ कर दिया। बार बार ये ऑर्डिनेंस की ज़रूरत आखिर क्यों पेश आ रही है? ये क्या हो रहा है कि एहतसाब के बयानिए को लेकर के आने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक एहतसाब के तरीक़ाकार और उसके सारे प्रोसेस के हवाले से ऐसा लगता है कि क्लियर नहीं है कि करना क्या चाह रही है। अभी तक हम देख रहे हैं कि कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका है, तो फिर एहतसाब क्या डेवलप होगा? तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। अभी जो नई तरामीम आई हैं उसमें फिर से जो बहुत सारे केसेस जो पहले के ले लिए गए थे नैब से, अब दोबारा उसी के दायरा इख्तियार में आ गए हैं। जो चेयरमैन नैब की जो मुद्दत है उसके हवाले से तो खैर उसको रिटेन किया गया, 4 साल ही रखा गया है, लेकिन अब सदर पाकिस्तान चेयरमैन नैब को हटाने के मजाज होंगे। तो एक नई इसमें 2-4 बातें हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पिछले ऑर्डिनेंस में थी उन्हें जस्ट ख़त्म करके पिछले ऑर्डिनेंस को ही बहाल किया गया। तो इस तरह से कन्फ्यूज्ड नज़र आ रही है गवर्नमेंट नैब ऑर्डिनेंस और इससे मुतालिक मामला को लेकर के आखिर इसका हल क्या होना चाहिए। इसके साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम ये देख रहे हैं कि जनाब बहुत सारा पैसा जो नैब रिकवर करने का दावा करती है उसके मुतालिक इंकशाफात हो रहे हैं कि ये पैसा गया कहाँ है रिकवर होने के बाद, उसका कोई अता पता नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, कौमी ख़जाने में वो रकम जमा नहीं हुई है। तो इस पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है कि आखिर वो रकम जा कहाँ रही है और क्या इसका प्रोसीजर होता है। इसी हवाले से आज गुफ्तगू करते हैं। इमरान साहब पहले आपकी तरफ आते हुए, क्या इमरान साहब ये ट्रायल एंड एरर चल रहा है कि ओह ये नहीं करना था, ये करना था, बिल्कुल ही बगैर देखे क्या ये चीज़ें हो रही हैं? क्यों बार बार ऑर्डिनेंस आ रहे हैं? समीना बात ये है कि अगर दुनिया में जैसे अभी ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है ना T20, उसी तरह अगर मामलात को मिस हैंडल करने का कोई आलमी मुकाबला हो, कोई वर्ल्ड कप हो, तो हमारी तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है ना बिला मुकाबला वर्ल्ड कप जीते। यकीन करें कोई दूर दूर तक इसके मुकाबले में ना हो जिस तरह से ये मामलात को मिस हैंडल करते हैं। मुझे आप ये बताएं कि 1 महीने में 2 ऑर्डिनेंस और दोनों मुतनाज़े, ये ऐसे लगता है कि जैसे इनको ऐसे एहसास होता है कि पहले जल्दी में कुछ कर देते हैं अपने नंबर बनाने के लिए, फिर आता ओहो ये क्या हो गया।
अच्छा यार इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दो। फिर कोई साहब आते हैं वो कहते हैं कि आपने ये क्या कर दिया है, इस तरह तो मामला ख़राब हो जाएगा, इस तरह तो हमारे अपने लोग भी फंस जाएंगे। अच्छा तो इसको अभी ठीक कर लेते हैं, इसको ऐसे कर ले। अच्छा फिर अपोजिशन कहती है जनाब ये तो इन्होंने अपने लोगों को NRO दे दिया, तो इमरान खान साहब जलाल में आ जाते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वो कहते हैं ये जो मेरी नाहल टीम है ना, ये मुझे जलील करवा रहे हैं, ये मुझे शर्मिंदा करवा रहे हैं, मैं तो चाहते ही नहीं किसी को NRO देना, इसलिए ये शिक ख़त्म करो। फिर ये कहते हैं जी नैब क्यों इंक्वायरी नहीं करेगी जी, FIA करेगा जी, FBR करेगा। जब वो करेंगे तो नैब कहता है मेरे पास तो इख्तियार ही ख़त्म हो गया। फिर चेयरमैन साहब जब बताते हैं कि इख्तियार ख़त्म हो गया तो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं बड़ी ज़्यादती है, मैं तो नैब से इतना काम करवाना चाहता हूँ, इनके पास वाकई इख्तियार नहीं रहेगा तो ये काम कैसे करेंगे। यानी अगर मगर इफ़ बट्स इतने ज़्यादा हैं कि इन्हें समझ नहीं आ रही। 3.25 साल में जो इनका सबसे इनके मंशूर का सबसे पहला जो था मामला इंसाफ का, साफ चली शफाफ चली वाली तरीके इंसाफ ने एहतसाब करना था, उस एहतसाब का तरीक़ाकार 3.25 साल में तय नहीं हो सका। जब आप 3.25 साल में तरीक़ाकार नहीं तय कर सके तो अगले 1.25-2 साल में आप क्या करेंगे, ये इतना बड़ा सवालिया निशान है जिसका जवाब हर कीमत पे इनको देना पड़ेगा। हिलाली साहब आपकी बारी, ये तो बताइए कि ये आपको नज़र आ रहा है कि जो रिएक्शन आता है चीज़ों के ऊपर तो फिर उसके बाद वो पीछे हटने पे मजबूर हो जाती है गवर्नमेंट और पहले उसकी सही तैयारी नहीं करती, होमवर्क नहीं करती, या फिर एक्चुअली ये खुद कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इमरान याकूब इज़ अ वेरी गुड कॉलमनिस्ट और अब मैं ठहरूंगा उनका पहले अफसाने के लिए और मैं पहला पढ़ना चाहता हूँ वो अफसाना जो वो लिखेंगे। रिमार्केबल इमेजिनेशन भी उनका है, जैसे उन्होंने अभी आपको दिखाया है कि क्यों ये हुआ। माय गॉड, इमरान खान को भी नहीं पता है कि क्यों ये हुआ। अच्छा मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। हुआ वेरी सिंपली ये है कि वो चाहते थे कि प्रेसिडेंट जो है उनको पता चला जब ये ऑर्डिनेंस छप गया और ऑर्डिनेंस प्रोक्लेम हो गया तो ये जो प्रेसिडेंट जो है वो तो पार्टी का आदमी है ना, तो अगर वो पार्टी का आदमी है वो कहेंगे ये पार्टी का स्टूज है। अब ये डजंट मैटर, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको स्टूज इस्तेमाल करें या ना करें। प्रेसिडेंट को अमूमन हम नहीं चाहते कोई सोचना कि वो स्टूज है, मगर इधर सोचते हैं लोग, वो कहते हैं नहीं नहीं ये सब पार्टी का स्टूज है, इसलिए कि मिस्टर नवाज शरीफ जो था वो जब तारड़ को बनाया था वो तो इसका टोटल कंप्लीट स्टूज था और जिनको बनाता रहा है वो भी स्टूजेस होते रहे। तो उसने कहा हाँ ये बिल्कुल सही है, वो कहेंगे कि मेरा आदमी है और जब भी मर्जी वो उसको निकाल सकता है इसलिए मैं उसको करूंगा, लिहाजा वापस ये इख्तियार दो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। बड़ी ठीक बात है, ये गलती हुई है, ये गलती थी और वेदर इट इज के किसी ने एडवाइस किया था या वो सदर को मिला है। हिलाली साहब सदर को तो अब मिला है ये इख्तियार। नहीं मिला है सदर को अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना है। आप समझ गई मेरी बात, ये आप मत समझिए कि सदर उनके रिकमेंडेशन को ना कह सकता है। सर चेयरमैन नैब 4 साल सुनिए सर, ये जो मेरे पास है उसके मुताबिक सदर जो हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज को हटाने के तरीकाकार के तहत ओहदे से हटा सकते हैं। तो इन अ वे आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का तरीका यही होता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसके खिलाफ रेफरेंस जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान, जो कि सदर जो होते हैं वो भेजते हैं। तो इन अ वे आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो प्रोसेस जो है ऑब्वियसली नहीं, इन अ वे नहीं सही कह रहा हूं, इन अ वे सही नहीं कह रहा हूं। वो कर नहीं सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, वो कभी उठ के किसी जज को फारिग नहीं कर सकता है, वो एक तरीका होता है और इसको भी तरीका होता है। और डायरेक्टली जब आदमी नहीं, देखिए यार ठीक है, सदर जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में पोस्ट ऑफिस है, समझ जाएं इस कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो गलती इनमें हुई है, आप एक ऑर्डिनेंस से दूसरी ऑर्डिनेंस को अमेंड नहीं कर सकते। आप समझ गए मेरी बात?
इसलिए कि अगर आपको ये इख्तियार मिल जाएगा तो इसके माने 120 दिन से ज्यादा वो ऑर्डिनेंस चलेगा। मिसाल के तौर पे 1 महीने हो गए, आपने कहा यार ये ऑर्डिनेंस को बदलो, ठीक, हाँ। भाई ये ऑर्डिनेंस जो है 120 दिन से ज्यादा नहीं जा सकता, या असेंबली को जाना है या लैप्स कर जाएगा। और लैप्स होने से पहले आप पावर, नए आए। ये पावर, दिस इज द डिफरेंस। आप समझ गए? तीसरी बात ये है, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस निसार ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट एक जज का भी हो सकता है। अरे भाई, दूसरे मुल्कों में सुप्रीम कोर्ट होता है चीफ जस्टिस प्लस 9 या 10 जितने भी होते हैं। हमारे लेजिस्लेशन में ये सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है लॉ को कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो होता है, एक जज भी जो होता है, वो उसका उतना ही इंपैक्ट होता है जितना सुप्रीम कोर्ट सब बैठा हुआ हो। इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि गवर्नमेंट जो है, व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। आप समझ गए? मैंने समझ गए। तो मैं फिर आपको कह रहा हूं, ये भी एक बात है जो सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए। ये कॉन्ट्रडिक्शन है लॉ में। तो ये और एन ऑर्डिनेंस अमेंडिंग अनदर ऑर्डिनेंस, ये 2 चीजें हैं जो इस वक्त कोर्ट में, एक आदमी तो चले गया है कोर्ट में, नहीं, एक आदमी चले गया है कोर्ट में, ऑलरेडी अपील्ड अगेंस्ट द सेकंड ऑर्डिनेंस। तो ये है इनकी पेचीदा मसला है। तो फिर ये तो हिलाली साहब, आपने इतना टाइम लगा के ये जो कहानी बयान की है, इसका नतीजा क्या है कि जो ये कर रहे हैं, ये बड़ा ठीक किया इन्होंने। इस अमेंडमेंट के बाद दूसरी अमेंडमेंट, 1 महीने में 2 अमेंडमेंट है, अमलन तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बड़ा आने। हाँ, एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये एक जो पहला जो चीज है वो चेंज ऑफ माइंड हुआ है। आपने बिल्कुल सही, इसलिए चेंज ऑफ माइंड हुआ है कि परसेप्शन मुल्क को ऐसा लग रहा था कि यार ये अलवी को ले आया, अलवी तो इनका स्टूज है, लिहाजा जिसको भी अपॉइंट करें, जिसको भी निकालें, जब मर्जी ये हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा हिलाली साहब, मुझे तो लगता है कि परसेप्शन की बात नहीं है, ये वही बात है कि यू टर्न तो अच्छे होते हैं। असल तो बात ये है कि हर चीज में, आप कह दें, हर चीज में एक वतीरा बन गया हुकूमत का। देखिए, आप खुद बहुत सीनियर लेवल पे रहे हैं, आपने खुद आपकी बड़ी सर्विसेज हैं। ये तो इस तरह से मजाक बन जाता है। हुकूमती सतह पे जो फैसले होते हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में या कैबिनेट में फैसले किस तरह से होते हैं, कितनी सोच विचार के बाद होते हैं, और बड़ी एक्सपर्ट ओपिनियंस के साथ ही, खास तौर पे जब लॉज की बात होती है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब देखें कि इनके पास फिरोग नसीम साहब जैसे काबिल और ज़हीन फतीन इंसान मौजूद हैं, जब इनके पास फवाद चौधरी साहब जैसे माहिर कानून मौजूद हैं, जब इनके साथ बाबर अवान साहब जैसे इतने काबिल तरीन आईनी एक्सपर्ट मौजूद हैं, जब इनके पास एक्सपर्ट्स की इतनी एक बड़ी टीम है जो कानूनी मामलात को समझती है, तो फिर वो इन्हें क्यों इस तरह के फैसले करवाते हैं जिसमें बाद में देखें, सुबकी तो इमरान खान साहब की होती है ना, सुबह किसी ने यहाँ प्रोग्राम में बैठ के हम ये तो नहीं कहते, कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं, एक फैसले की बात नहीं है। हम ये तो नहीं कहते कि ये फवाद चौधरी ने गलत फैसला किया, ये बाबर अवान ने गलत फैसला करवाया, उंगलियां तो प्राइम मिनिस्टर साहब पे उठती हैं। तो क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब, देखें हिलाली साहब, अपनी टीम की नाअहलियों की वजह से, अपनी टीम की नालायकियों की वजह से अगर उन पे ये उंगलियां उठती हैं, तो आप नहीं समझते कि उन्हें इस तरह का कोई कदम उठाना चाहिए कि जिससे ये मामला आगे अपनी टीम को ये काउंटेबल करें। हाँ जी। लेकिन इसमें एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है ना सब, जिस तरह हिलाल साहब से भी मैं पूछ रही थी कि फिर बेसिकली तो फिर ऐसा लग रहा है ना कि जो रिएक्शन आया उसकी वजह से इसको जो है उन्होंने चेंज करने का, अगर वो सबके लिए एक्सेप्टेबल होती चीज तो फिर कोई 100% रिएक्शन की वजह से ये तो हिलाली साहब भी कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि रिएक्शन से, देखें ना, मैंने भी शुरू में यही कहा आपसे कि जब उनको ये रिएक्शन आता है कि जी आप ये कर दें तो ये कर देते हैं, जब वो तो खो ये क्या कर दिया, इससे तो ये हो जाएगा, तो कहते अच्छा। मैं वही कह रही हूँ ना कि अगर रिएक्शन की वजह से कर रहे हैं, दैट मींस कि आपका अपना तो विजन कहीं नहीं है। वरना इमरान खान साहब को जिस तरह से हम जानते हैं कि अगर वो किसी चीज पे क्लियर हो कि उन्होंने ये करना है, तो रिएक्शन कुछ भी आए
फिर वो उस चीज़ की परवाह भी नहीं करते हैं। लेकिन इस केस में हमें लग रहा है ऐसे कि जैसे उन्हें खुद नहीं पता है या कंफ्यूजन है एक, या पता नहीं, अब जैसे आप बात करेंगे टीम की तरफ से कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है या ठीक तरह से कुछ कन्वे नहीं हो रहा। एनीवेज, लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात जिसका मैंने जिक्र किया इमरान साहब, वो ये कि नैब तो बहुत ज़्यादा समझती है, चेयरमैन नैब को हमने कई दफ़ा सुना है कि जी हमने इतनी रिकवरीज कर ली हैं, रिकॉर्ड रिकवरीज करनी है, लेकिन अब ये खबरें कंटिन्यूसली आ रही हैं कि जनाब इन रिकवरीज का कोई हिसाब किताब नहीं है और कुछ पता नहीं जा रहा कि ये रकम जो है वो कहाँ जा रही है। कौमी ख़जाने में तो कम अज़ कम वो जमा नहीं हो रही है, बल्कि इस रकम का जो है वो कुछ तफसीलात भी शेयर हुई हैं अभी मेरे से कुछ मिसिंग। देखिए समीना, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, कायमा कमेटी में जो रिपोर्ट हुई है, जो सामने आई है कि जी इन्होंने जो दावे किए हैं कि हमने इतने 100 अरब रुपए रिकवर कर लिए हैं, उसमें से जो सरकारी खजाने में जमा हुए हैं वो तो कुछ अरब रुपए हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि बाकी कहाँ पे गए सारे। तो अब वजारत खजाना जो है वो रिपोर्ट कायमा कमेटी में क्या कह रहे हैं, वो कमेटी में ये कह रहे हैं जी हम तो नहीं पूछ सकते नैब से, क्योंकि अगर हम पूछेंगे तो नैब तो हमारे पीछे पड़ जाएगा, फिर तो हमें अपने लेने के देने पड़ जाएंगे। यानी आप ये देखें कि अगर ये इस तरह की बातें होंगी तो आप किसी को भी इस तरह से तो नहीं खुला छोड़ सकते। मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ, हिलाली साहब से भी जब बात होती रहती है नैब के हवाले से, नैब एक बड़ा अच्छा इदारा होगा, उसने बड़ी रिकवरीज की होंगी, लेकिन जो ये सवाल उठते हैं ना कि वो सारी वो रिकवरीज करते हैं ज़्यादा जिनमें प्ली बार्गेन होती है, जिनमें उनको खुद उसमें से हिस्सा मिलता है। और वो सारी चीज़ें, ये पुलिस, मैंने आपको बताया था पाकिस्तान में होता क्या है, पुलिस जो है ना, अगर खुदा न खास्ता ये कप चोरी हो जाता है और मैं FIR लिखवाने जाता हूँ तो वो कहेंगे जी ये कप चोरी हो गया, ये मग मेरा चोरी हो गया, इसकी कीमत थी 10 रुपये। वो कहेंगे नहीं ये तो यूज़ था, इसकी 3 रुपये है, FIR करते वक्त इसकी 3 रुपये रखेंगे। अल्लाह करे अगले दिन ये कप बरामद हो जाता है तो वो बरामदगी में क्या शो करेंगे, बरामदगी में करेंगे 10 रुपये मालियत का मग बरामद हो गया। अच्छा, अब हालांकि बात तो ठीक है कि ये यूज्ड है, इसकी कीमत 10 रुपए तो अब नहीं रही, हो सकता है 5 रुपए रही हो, 7 रुपए रही हो। ये जो इस तरह की कानूनी पेचीदगी हैं, ये इसमें डाल के अवाम को ना बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते थे, कार्रवाई डालने के लिए, अपनी कारकर्दगी को बढ़ा चढ़ा के पेश करने के लिए। भाई एक कानून होना चाहिए सीधा साधा, नैब ने जो रिकवरी की है एक दफ़ा वो स्टेट बैंक में जमा हो, उसके बाद जो जिसको जो हिस्सा भी मिलना है, जिसको उसमें उसके बाद होता कि एक तरीकेकार, एक हिसाब किताब, ये तो पता हो कि ये सारी रिकवरी हुई है। जी हिलाली साहब, यार क्यों हम लोग, व्हाई आर वी मेकिंग सच अ सॉन्ग एंड डांस? भाई उन्होंने अनाउंस है कि हमने इतना रिकवर किया है और आपको पता चला है कि उतना डिपॉजिट नहीं हुआ है, तो बड़ी ठीक बात है, आप उनको एक फोन करें। ये एक्चुअली इन गवर्नमेंट ऐसे होने चाहिए, एक फोन कॉल जाएगा, तुमने स्टेटमेंट ये दिया था, डिपॉजिट इतना दिया था, एक जल्दी से हमें बताओ ये क्यों डिस्पैरिटी है, पहले उसका जवाब तो देखें। उसके बाद अगर आप सैटिस्फाइड नहीं है, आप ऑडिटर जनरल को कह दें भाई इतना लिया था, ये कह रहा है इतना डिपॉजिट किया है, बहाने बना रहा है, इंक्वायर करो, बात खत्म हो गई यार। किस बीच में, आई मीन एक दफे जब अनाउंसमेंट आ जाती है कि आपके पास इतने पैसे हैं, तो फिर अगर आप उसको नहीं डिपॉजिट करते हैं तो वो आपका प्रॉब्लम है ना, एक्सप्लेन करने लोगों को कि वो पैसे किधर गए, वो कर देंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आप जेल चले जाएंगे, अगर आप नहीं करेंगे आपकी नौकरी तो जाएगी, आपको लगता है कि आप इसको झूठे इंक्वायर करना होंगे, चाहिए, फ्रॉडस्टर होंगे। लेकिन ये बताएं ना हिलाली साहब, ठीक हो गया, लेकिन हिलाली साहब ये तो बताएं कि अभी ये जो नया ऑर्डिनेंस आया है, ये आपके ख्याल से, एक तो आपने कहा कि इसको कोई चैलेंज कर देगा, लेकिन दूसरा ये है कि जाहिर है हुकूमत तो कोशिश करेगी कि इसको पास करवा के बिल को और कानून बनवा ले, तो क्या ऑपोजिशन इसको सपोर्ट करेगी इन कौमी असम्बली एंड सेनेट? देखिए समीना, अगर ऑपोजिशन चाहती है कि एक आदमी को रिमूव ना किया जाए, बेगुनाह आदमी को, इसलिए कि वो आपका आदमी नहीं है या आपका लाइन नहीं टो कर रहा है, जो NAB का चेयरमैन, तो आपको किसके पास आप जाएंगे अगर आपके खिलाफ ये ज्यादती हो रही है? आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उनसे आप फैसले लेंगे। वो जजेस जो हैं इंडिपेंडेंट हैं, सीनियर हैं, वो फैसला करेंगे। उसके बाद जो वो फैसला है आपको उस पर अमल करना पड़ेगा। आपका मतलब प्रेसिडेंट को, बात खत्म है। नहीं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन मैं सिर्फ चेयरमैन नैब की बात नहीं कर रही थी, ठीक है
हिलाल साहब, वो तो आपने पॉइंट क्लियर कर दिया था, लेकिन इमरान साहब पूरा जो ऑर्डिनेंस है उसमें पहले जो ऑर्डिनेंस आया था उसमें तो ऐसा लग रहा था ऑपोजिशन को भी कुछ रिलीफ मिल रहा है, लेकिन अब जब दोबारा तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है तो उसमें तो जो बहुत सारे केसेस थे जो पहले ख़त्म होते नज़र आ रहे थे वो तो बहाल हो रहे हैं। तो अब ऑर्डिनेंस को क्या करेगी ऑपोजिशन, चैलेंज करेगी या सपोर्ट करेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हिलाली साहब, हम पहले जो बात कर रहे थे ना कि 6 अरब रुपए ख़जाने में जमा हुए हैं सिर्फ, बाकी जो पैसे हैं इनको वो बता देना चाहिए कि इतने पैसे हैं, ये हमने यहाँ पे जमा करना। हाँ जी। अच्छा, दूसरी बात जो आपने ऑर्डिनेंस की बात की, मुझे बताएं अपोजिशन क्यों इनकी हेल्प करेगी? अगर एक बिल ये मुतनाज़े ला रहे हैं, ऑर्डिनेंस मुतनाज़े है, अपोजिशन उससे मुत्तफिक नहीं है, तो वो कभी भी इनकी हमायत नहीं करेगी। वो तो कहेंगे कि हमने नहीं करना। लेकिन दूसरी बात ये, अपोजिशन ने तो ये भी कहा था, मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो उन्होंने कहा था कि हम इसके तहत एप्लीकेशन दे के अपने लोगों को क्लियर नहीं करवाएंगे। मामला सिर्फ ये है कि ये हर जो सियासी जमात है हमारी, उसका अलमिया समझ लें। यहाँ पे सियासत सिर्फ मुल्की मफाद के लिए नहीं होती, हर सियासी जमात उसमें अपना ज़ाती फ़ायदा भी देखती है। अपोजिशन सिर्फ तनकीद बराए इस्लाह नहीं करती, तनकीद बराए तनकीद भी करती है। अब उनको अगर मौका मिलेगा हुकूमत में तनकीद करने का तो वो ज़रूर तनकीद करेंगे। बिल्कुल ठीक। और जहाँ तक ये बात है, जैसे लाली साहब ने बताया कि एक बंदे ने तो चैलेंज कर दिया है, हो सकता है अपोजिशन खुद भी इसको चैलेंज कर दे और ये बात फिर अदालत। लेकिन इन एनी केस एक जो चीज़ है जिस पे एक शॉर्ट कमेंट मुझे आपके चाहिए वो ये कि इसका मतलब है चेयरमैन नैब जो है वो तो बिना एनी केस नए ही आएंगे, क्योंकि चेयरमैन नैब की जो मुद्दत है वो तो ज़ाहिर है 4 साल ही उसकी मियाद रखी गई है, तो फिर अब नए चेयरमैन नैब ही आएंगे। दैट मींस जी, लगता तो ऐसे ही है कि चेयरमैन नैब ने ही आएंगे, तोसी नहीं उनकी, तोसी नहीं होगी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या नए चेयरमैन नैब पे वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर से मुशावरत करें, अब वो फिर उसके तरीक़ाकार में उलझन ठीक हो गया। चले जी, देखते आने वाले दिनों में क्या इस हवाले से बनता है और क्या मुस्तकबिल होता है इस ऑर्डिनेंस का। जो अभी तक जो है वो यही नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल जो ऑर्डिनेंस है वो मुतनाज़ नज़र आ रहा है, और अपोजिशन भी चाहे किसी भी तरह का वैसे लेके आए ऑर्डिनेंस उसको ज़ाहिर है कि कंडेम ही करती है। एक और चीज़ वो ये आपको बता दें कि जो हम अभी बात कर रहे थे कि पैसे जो रिकवर हुए हैं वो आखिर कहाँ हैं, क्यों नहीं उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट आ रही, और कुछ तो ये भी बता रहे हैं कि 28 अरब रुपए की जो सरकारी रकम थी एक बिजनेस टाइकून से जो बरामद हुई थी वो भी उसको भी कौमी ख़जाने में जमा नहीं कराया गया। लेकिन बहरहाल जितनी भी रकम की बात हो रही है उसके हवाले से नैब का ये कहना है ऑफिशियली कि जनाब हम ये जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उसी में जवाब देंगे कि ये सारी रकम कहाँ है और उसका पता अता किस तरह से उसको एडजस्ट किया गया है या सेटल किया गया है। तो लेट्स सी कि उसकी कोई कार्रवाई जो है वो आवाम के सामने भी रखी जाए ताकि ये जो अनआंसर्ड है उनका जवाब मिल सके। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो एक और अहम इशू पर बात करेंगे जिस पर आमतौर पर बात नहीं होती है, लेकिन अगेन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है और वो है बढ़ती हुई आबादी का। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और बढ़ती ही चली जा रही है। बढ़ती आबादी के जहां हम देख रहे हैं कि हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा है, उसके बहुत सारे ऐसे असरात भी हैं जो किसी की नज़र में भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो नज़र आ रहे हैं। सूरत हाल अब ऐसी हो चुकी है कि इसको कंट्रोल करने के लिए कोई हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी भी नज़र नहीं आती है उस तरह से, ना कोई अवेयरनेस कैंपेन नज़र आती है जैसे पहले कुछ अर्सा पहले तक हम कभी सुन लेते थे, देख लेते थे, और ना ही इस हवाले से कोई प्लानिंग हमें नज़र आ रही है कि अगर ये आबादी इसी रफ्तार से इसी शरह से बढ़ती रही तो फिर आखिर इतने लोगों को मैनेज कैसे किया जाएगा। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके ऊपर बात करनी बड़ी ज़रूरी है, लेकिन इस पर बात होती नहीं है आमतौर पर। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ वक्त ज़रूर इसको दें। इमरान साहब, क्या आपकी नज़र में बढ़ती आबादी के क्या क्या मसाइल हैं जो हमें भुगतने पड़ सकते हैं आने वाले दिनों में? समीना, सबसे पहली बात है कि जो हम हमेशा रोना रोते हैं महंगाई का, जो हम हमेशा रोना रोते हैं बेरोज़गारी का, जो हम हमेशा रोना रोते हैं वसाइल की कमी का, उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह बढ़ती हुई आबादी है। आप देखिए, आबादी एक ऐसी चीज़ है, किसी भी मुल्क की आबादी, जो उसके लिए रहमत भी बन सकती है और ज़हमत भी। अगर आप अच्छी प्लानिंग के साथ उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए रहमत बन जाती है, और अगर आप इसी तरह बगैर प्लानिंग के जिस तरह हमारे यहाँ होता है काम करते हैं तो फिर वो ज़हमत बनती है। अभी मैं सरकारी आपके लिए दादोशुमार जो हैं वजारत प्लानिंग डेवलपमेंट स्पेशल इनिशिएटिव के तहत ये जायज़ा रिपोर्ट हुई थी 2020 में, उसमें जो इस वक्त शहरी इलाकों में मसाइल है ना बढ़ती हुई आबादी की वजह से, उनमें नाकस मेयार ज़िंदगी, नाकस गैर महफूज पानी, नाकस सफाई,
सेहत की सहूलियात, गैर मेयारी तालीम और बगैर मनसूबाबंदी के शहरों का फैलाव, यानी दुनिया का जो सिविक हर तरह का प्रॉब्लम है वो उसकी वजह यही है। अब मुझे आप ये बताएं, मैं सिर्फ एक केस स्टडी के तौर पे आपके साथ अगर सिर्फ सेहत के जो फिगर्स है, फैक्ट एंड फिगर्स, वो शेयर करूं तो इस वक्त आप ये देखें पाकिस्तान में आप देखें टोटल जो डॉक्टर है ना उनकी तादाद 2,05,000 है टोटल। अब आप अगर इसको 22 करोड़ की आबादी से करें ज़रब तकसीम तो आपको हैरत होगी कि 1,000 पाकिस्तानियों के लिए 1,000 पाकिस्तानियों के लिए एक डॉक्टर भी नहीं है। 0.96 यानी एक डॉक्टर से भी कम डॉक्टर अवेलेबल है। अच्छा, अब नर्सों पे आ जाते हैं। नर्सें हैं पाकिस्तान में 1,04,046, यानी उनको अगर आप 22 करोड़ की आबादी से तकसीम करें तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि 1,000 पाकिस्तानियों के लिए आधी नर्स भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, 0.46 यानी आधे से भी कम नर्स बनती है 1,000 पाकिस्तानियों के लिए। इसी तरह लेडी अर्थ वर्कर हैं 1,01,000, उनकी तादाद अगर देखें तो फिर फी 1,000 आबादी यानी 1,000 पाकिस्तानियों के लिए 0.43। अब मुझे आप ये बताएं कि जब ये हालत होगी तो लोग बीमारियों से मरेंगे। बिल्कुल ठीक है। आबादी एक ऐसा टाइम बम बन चुका है कि अगर हमने सीरियसली इसको कंट्रोल करने के बारे में ना सोचा या इसके पॉजिटिव इस्तेमाल के बारे में ना सोचा तो इसके हमें नताइज इतने भुगतना पड़ेंगे कि अगले 20-30 सालों में हमारा यहाँ सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हिलाली साहब, ये तो हम सब जानते हैं कि बढ़ती आबादी के मसाइल हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर इस आबादी को बढ़ने से रोका कैसे जाए, इसमें क्या हो सकता है, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, और फिर ये भी कि जिस तरह से हम बात करते हैं कि एक पॉजिटिव भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है। चाइना की आबादी बहुत बड़ी है लेकिन उन्होंने उसको कैसे यूटिलाइज किया, मैनेज भी किया और फिर उसको बल्कि अपना एक पॉजिटिव बना लिया। तो क्या हम ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं? देखिए, सीधी सादी बात यह है कि सबको पता है, इसलिए कि आपको फिगर्स इमरान ने कुछ दिए हैं कि क्यों हमारे मुल्क में 2.8% या 3% पॉपुलेशन ग्रोथ जो है हो रहा है और कुछ हमारे जगह पे 4% उसके अलावा हो रहा है। वो हो रहा है माइग्रेशन से। मिसाल के तौर पे अफ़गानिस्तान से लोग आ रहे हैं कराची का ना सिर्फ 3% ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का इंडिजिनस, मगर 4% फैमिलीज आ रहे हैं उधर से। तो आप इस वक्त पाकिस्तान $10 बिलियन अगर खर्च रहा है खाने पे, लोगों को खाने देने के लिए, माने इंपोर्ट कर रहा है $10 बिलियन का सामान, तो अब आप सोचिए कि पूरा अफगानिस्तान एक लिहाज से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। उसके अलावा इस मुल्क के अंदर 4% ख़ास तौर कराची में लोग ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन है वो जो इस वक्त 22 है वो तो 300 मिलियन हो जाएगा 2030, 35, 40 तक। तो आप यू कांट हैव दिस, तो आपको कम करना है। अब आप कैसे कम करेंगे? पहली चीज ये है, आपके पास इस मुल्क में पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं है फैमिली प्लानिंग का। पॉलिटिकल ओनरशिप इज एसेंशियल। जब पॉलिटिकल ओनरशिप होगा फिर प्लान्स आएंगे, इक्विपमेंट आएंगे, सेंटर्स आएंगे, मेडिकल सेंटर्स आएंगे, एडवाइजरी क्लिनिक्स आएंगे। वो नहीं होगा जब तक ये नहीं करें। मिसाल के तौर पे आप यकीन कर सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त एक औरत, एक बेचारी औरत जो बच्चा पैदा करती है, उसको कोई पूछता ही नहीं है कि ये तुम्हारा बच्चा पैदा करना चाहिए, ये उसका मियाँ फैसला करता है उसके लिए। और अगर मियाँ नहीं करती है तो सुसन करता है फैसला। आप समझ सकती हैं कि क्या विमेन की क्या स्टेटस है इस मुल्क में। अगर इस किस्म के फैसले हो रहे हैं, जो औरत को तो कंसल्ट करते ही नहीं है। आपको पता है कराची में 30 मिलियन पीपल है। आप मैंने अब दरियाफ्त किया, मैंने भाई कितने रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस सेंटर्स हैं? 30 मिलियन लोग, 3 करोड़, कहने लगे 11। यार 11? डू यू नो व्हाट्स हैपनिंग? क्या अच्छा,
तो मैं सिर्फ ये आपको कहता हूं कि अगर फर्टिलिटी रेट अगर आपको करना है तो सोचिए, इंसेंटिव्स दें, और साथ साथ पनिशमेंट भी हो सकता है। पनिशमेंट तो कोई सुनेगा ही नहीं। ये है आपकी एटीट्यूड, ये है आपका पैथेटिक लेवल ऑफ एजुकेशन, और खास तौर विमेन के साथ। ठीक है, आई एम सॉरी, ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फेलियर है। ये आपने इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। मैं उस पर इमरान साहब का कमेंट जरूर लूंगी कि पॉलिटिकल ओनरशिप हमें नजर नहीं आती। जब हम देखते हैं इलेक्शन कैंपेन्स भी चलती हैं इमरान साहब, तो कोई भी आके किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी अपना इस हवाले से मंशूर का हिस्सा नहीं उसको बनाया कि जब हम इंतखाब जीतेंगे तो हम इस चीज़ को भी एड्रेस करेंगे। समीना, उसकी वजह, बुनियादी वजह जो है ना, वो एक यही है जो अभी हिलाली साहब ने अपनी बातों में की है, उन्हें ये डर लगता है कि इन्हें हमें कुछ मजहबी जमातों की तरफ से इस पे जो रिएक्शन आएगा वो क्या। मैं समझता हूँ कि इस्लाम से बड़ा दीन फितरत कोई नहीं है। मैं ना तो कोई मुफ्ती हूँ, ना मुल्ला हूँ, ना कोई आलिम हूँ, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि इस्लाम में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लॉजिक से मुतसादिम हो, जिस पे आप ये कहें कि वो उसकी ज़रूरत थी इंसान को और इस्लाम में वो बयान नहीं की गई। असल मसला है एजुकेट करने का। मैं समझता हूँ कि जो सियासी जमातें हैं, हुकूमतें ख़ास तौर पे, उनको ये चाहिए कि इसको इस तरह से ऑन कर दें कि लोगों को एजुकेट करना ज़रूर शुरू कर दें। आप लोगों को ख़ास तौर पे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में अगर लोगों को एजुकेट करना शुरू करेंगे तो फिर उससे आपको मुस्बत नतीजे आना शुरू होंगे। लेकिन अगर आप लोगों को एजुकेट ही नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, ठीक है, हम सब का ये ईमान है कि रिज़्क़ अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अल्लाह ताला ही वसाइल भी पैदा कर देता है, सब कुछ है। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात भी बनाया है, अल्लाह ने आपको अक्ल भी दी है, अल्लाह ने आपको अच्छे बुरे की तमीज़ भी दी है। तो आप उसमें से ये देख लें कि आपको क्या करना चाहिए। इज्तिहाद, इस्लाम में इज्तिहाद की एक शक्ल है। आप तमाम मुक्तबा फ़िक्र के उलमा कराम को लें, उनको बिठाएं, एक कॉन्फ्रेंस कराएं और उससे उनसे रहनुमाई लें कि ये हमारा इशू है इस वक्त सबसे बड़ा, ये टाइम बम बन रहा है, ये फट जाएगा, इस पर हम क्या करें। हो सकता है उलमा कराम आपको कोई अच्छी रास्ता बता दें। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और फिर ये कि जो ऑलरेडी लोग मौजूद हैं इमरान साहब, जो आबादी है हमारे पास और जो आगे ज़ाहिर एक्सपेक्टेड है बढ़ेगी तो सही, तो उसको मैनेज कैसे करना है, उसके लिए हमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी तो करनी चाहिए। समीना, सबसे आसान हल ये है कि आप लोगों को स्किल्स दें, आप लोगों को ये एड देना बंद कर दें। ठीक है, आप जो आपका बजट है ना, वो सारा डेवलपमेंट पे लगाने के बजाय ना, आप उनको, आपने नॉन डेवलपमेंट बजट ज़्यादा होता है, डेवलपमेंट बजट कम होता है। आप अल्लाह का वास्ता आप लोगों को ना रोजगार पे लगाएं। ठीक है, स्किलफुल बनाना चाहिए लोगों को। और देखते हैं वाले दिनों में क्या इस मसले के हवाले से वाकई कोई पेशरफ्त होती है या नहीं, या फिर हम बढ़ती आबादी के साथ अपने मसाइल बढ़ते वही देखते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।